वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम इसी न्यूमेरिकल्स की जो हम पढ़ रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, उसकी एक कड़ी में और जुड़ते हुए एक नया न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और ये न्यूमेरिकल को काफी ध्यान से देखिएगा। जो पिछले न्यूमेरिकल पढ़ा है तकरीबन ये उस तरह का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी है ये न्यूमेरिकल। तो ये लेंदी न्यूमेरिकल को हम करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो 5 दे रखे हैं, P1 से लेके P5 तक प्रोसेस है। इसमें बर्स्ट टाइम जो है वो है 10, 1, 2, 1, 5 और करस्पॉन्डिंगली उसकी सबकी प्रोसेस की P1, P2, P3, P4, P5 की प्रायोरिटी भी दी रखी है। तो गौर से देखिएगा आप, यहाँ पे जो प्रायोरिटी 1 है वो P2 की है, देन प्रायोरिटी 2 जो है वो P5 की है, प्रायोरिटी 3 जो है वो P1 की भी है और P3 की भी है। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है आपके दो सेम प्रायोरिटी पे जब आते हैं तो जो पहले आता है उसको पहले नंबर मिलता है, इसलिए P1, P3 में हमेशा P1 जीतेगा। खैर, उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी जो है वो है 4। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये 3 जो इन्होंने दिया है प्रायोरिटी, ये कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब ऐसे कभी सेम प्रायोरिटी पे आए तो जो पहले आएगा उसको पहले आप चांस दोगे। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन इसमें देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोसेस जितने भी अराइव हुए हैं, जो प्रोसेस P1 से लेके P5 तक, ये सारे के सारे टाइम 0 पे अराइव हुए, मतलब इसमें कोई लफड़ा अराइवल टाइम का तो नहीं है। यहाँ पे आपको 4 गैंट चार्ट बनाने हैं। वो चारों गैंट चार्ट अलग अलग बना के उन गैंट चार्ट की करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद सारे टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद आपको नीचे आना है और टोटल जो इसका जो एवरेज जो इसका वेटिंग टाइम है वो निकालना है हर एक प्रोसेस का, और ये सारे एल्गोरिथम्स के साथ। उसके बाद आपको ये बताना है कि सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम किसका आया। तो हम सबसे पहले इन चारों एल्गोरिथम्स के 4 गैंट चार्ट बनाएंगे। फिर उन चारों गैंट चार्ट को देखते हुए टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हर एक प्रोसेस का चारों एल्गोरिथम से। उसके बाद सेम चीज हमने वेटिंग टाइम के लिए करनी है। वेटिंग टाइम निकालेंगे उसी गैंट चार्ट को देखते हुए, वो गैंट चार्ट लास्ट तक लिखा रहेगा। और उसके बाद उसी वेटिंग टाइम को हम सम अप करके एवरेज निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन सा है और कौन सी एल्गोरिथम इसमें इस जंग को जीत पाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम गैंट चार्ट से। और गैंट चार्ट सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मैं गैंट चार्ट बना रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे गैंट चार्ट स्टार्ट करता हूं मैं, और इस गैंट चार्ट को कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि सबसे पहले आया P1, क्योंकि सब टाइम उस पे आए हैं, 0 पे आए हैं। तो सबसे पहले आया P1 जो कि 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पे जाके खत्म हो गया, इतना ही उसको चाहिए था बस टाइम। उसके बाद आया P2 जो कि मेरे ख्याल से 10 पे आया और 11 पे खत्म हो गया। उसके बाद आया P3 जो है वो बेसिकली 11 पे आया और सिंपली वो 13 पे फिनिश हो गया। उसके बाद आया P4 जो कि 13 पे आया और 14 पे फिनिश हो गया, बड़ा छोटा है ये। और उसके बाद लास्ट में आया P5 जो कि थोड़ा सा बड़ा चला और वो 19 पे जाके फिनिश हुआ। ये हुआ मेरा एक गैंट चार्ट। ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। नेक्स्ट जो गैंट चार्ट बनेगा वो बनेगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, क्योंकि इसके अंदर अगली एल्गोरिथम का नाम जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मैं इससे थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको अलग बनाता हूँ ताकि मैं आराम से इसको कर सकूं। तो मैं इसी स्पेस को यूटिलाइज करता हूँ और यहाँ पे लिखना चालू करूंगा मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सारे गैंट चार्ट मेरे सामने होंगे तो ये क्वेश्चन को करना आसान होगा। आप लोग भी जब इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो कॉपी के ऐसे पन्ने पे, ऐसे सफे पे करना कि उसको वो सामने आपको दिखता रहे, जिससे आप आंसर टैली करने में आसानी करें, या टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने में उसको लिखने में कोई गलती ना हो, राइटिंग मिस्टेक ना हो, कुछ टाइपोग्राफिकल कोई मिस्टेक ना हो। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहता है कि जो सबसे छोटा होगा उसको पहले निभाओ। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो मेरे पास है वो है P2। तो P2 जो है वो 0 पे स्टार्ट होगा और 1 पे फिनिश मार देगा। उसके बाद अगला नंबर है P4 का, और P4 जो है वो भी बड़ा छोटा है। तो P4 जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि दोनों की बहुत शॉर्टेस्ट जॉब है, मतलब P2 की भी बड़ी शॉर्ट जॉब है और P4 की, इवन देखा जाए तो दोनों की जॉब का जो साइज है वो 1 ही है। तो 1 बर्स्ट टाइम दोनों का है, तो इसमें जीतेगा जंग कौन भाई? जब कभी कोई सेम चीज पे आ जाती है बात तो हम वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में P2 जो है वो P4 से आगे है, इसीलिए भले ही दोनों को बर्स्ट टाइम सेम होगा लेकिन हम P2 को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा प्रिविलेज देंगे। नेक्स्ट इज P3 जो कि 2 से शुरू होगा और 4 पे फिनिश मार देगा क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 2 था। उसके बाद आता है अगला P5 का नंबर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से शुरू होगा, उसका बर्स्ट टाइम जो था वो 5 था, इसलिए 9 पे फिनिश हो जाएगा।
और फाइनली आता है P1 जिसका बर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे उसको 19 पे फिनिश होना पड़ेगा, मतलब 9 से 19 तक में फिनिश होगा। ये गैंट चार्ट बनाया मैंने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। मैं भी गैंट चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये चार, एक्चुअल में पहला क्वेश्चन क्या था कि आप चारों गैंट चार्ट बनाइए, मैं चारों गैंट चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं तो वैसा आंसर लिखूंगा। अब बारी आती है अगली एल्गोरिथम की, वो कहती है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी कहती है कि भैया प्रायोरिटी को देखो आप तो और आगे काम करो। अब देखिए प्रायोरिटी को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है यहाँ पे किसकी है, P2 की, फिर आता है नंबर P5 का, फिर आता है नंबर आपके P1 और P3 में से कोई से एक का, और फिर बचे हुए दूसरे का, आप जानते हो किसका, मैं बोल चुका हूँ पहले ही, और लास्ट नंबर आएगा P4 का। तो इसी गैंट चार्ट को मैं अज्यूम करता हूँ, मैं यहां बनाने चाह रहा हूं नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। मैं जानता हूं मेरे पास जगह थोड़ी कम बच रही है, लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं से जगह लाने की कोशिश करूंगा, और मैं देखता हूं कैसे ला पाता हूं, मैं कोशिश करूंगा। चलिए, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी का गैंट चार्ट जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इस गैंट चार्ट के अंदर सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो किसकी होगी, P2 की। P2 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए 0 से लेके 1 तक में P2 चलेगा और फिनिश मार देगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो P5 की है, तो P5 नंबर लाएगा अपना, और 1 से लेके 6 तक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि P5 का बर्स्ट टाइम जो था वो 5 था। उसके बाद अगली प्रायोरिटी आती है P1 और P3 की, लेकिन जीतेगा जंग कौन, P1, क्योंकि दोनों की 3-3 प्रायोरिटी है, इसलिए ये P1 को हम लिखेंगे, और P1 जो है वो चलेगा 6 से लेकर के 16 तक पे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म बना दिया मैंने, लेकिन ये छोटा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, ये उससे भी बड़ा, क्योंकि फर्क दिखना चाहिए सीपीयू बर्स्ट टाइम। आप लोग जब पेपर बनाए तो थोड़ा सा अपने आर्टिस्टिक वे को जरा जगा लीजिएगा, अपने अंडर के आर्टिस्ट को, और इसको सही लिखिएगा। उसके बाद इसका P3 का नंबर है जिसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 18 है, और लास्ट में आता है कौन, लास्ट में आता है P4 जिसका सबसे खराब जो था प्रायोरिटी था, भले बर्स्ट टाइम कम था लेकिन ठीक है, तो कहीं P4 आगे जा रहा है, वो कहीं P4 पीछे जा रहा है, तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में आता है राउंड रॉबिन जिसका क्वांटम टाइम है 1, और यही है सबसे मुश्किल सबब। यहाँ पे अब आपको राउंड रॉबिन का जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो निकालना है और वो लिखना है। तो मेरे पास जो जगह है, मेरे पास थोड़ी सी कम बची, तो मैं इस जगह को यहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से राउंड रॉबिन लिखना चालू करूंगा, राउंड रॉबिन विथ क्वांटम टाइम ऑफ 1। मैं मानता हूं कि मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ी है, लेकिन ठीक है, मैं इधर ही इसको कुछ ना कुछ करके लगाने की कोशिश करूंगा जिससे ये न्यूमेरिकल पूरा फिनिश हो जाए। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, राउंड रॉबिन की। राउंड रॉबिन में क्वांटम टाइम कितना, 1, और ये सीक्वेंस क्या थी, 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे इस क्वांटम टाइम के हिसाब से P1 P2 P3 P4 P5 P6 P5 तक सेट करना है, और इसको आगे बढ़ते जाना। और एक बात का ध्यान रखना है कि चलेगा कितना कितना। देखिए, वापस से मैं जरा इस न्यूमेरिकल के गैंट चार्ट पे आने के लिए अगर देखूंगा बर्स्ट टाइम, तो देखिए P1 एक बार चलेगा, फिर P2 चलेगा, फिर P3 चलेगा, फिर P4 चलेगा, फिर P5। ये जब पहली साइकिल अपनी कंप्लीट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली P2 और P4 फिनिश हो चुके होंगे। फिर अगली साइकिल में क्या होगा, अगली साइकिल में P1 P3 और P5 चलेंगे, और इस वाली जो सेकंड साइकिल होगी उसमें P3 भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली P3 का बर्स्ट टाइम 2 ही है, तो उसे 2 ही बार चलना है। P2 और P4 का 1 है, तो 1 एक ही बार चलेगा। उसके बाद ये पूरे जो ये टेबल टेनिस है, ये टेबल टेनिस P1 और P5 खेलेंगे, और P5 भी कब तक खेलेगा, P5 खेलेगा सिर्फ 5 मिलीसेकंड तक खेल पाएगा ये टेबल टेनिस P1 के साथ, और उसके बाद फिर वो भी हार मान लेगा, और फिर सीधा सीधा नंबर जो है वो P1 ही P1 का चलेगा, और P1 ही P1 आखिर तक उसको लेके चलेगा। तो चलिए मैं लिखना चालू करता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस डब्बे को, इस ट्रेन के डब्बे को, इस गैंट चार्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि क्वांटम स्लाइस बराबर है तो मैं यहाँ पे स्लाइसेस जो है वो इक्वल अमाउंट की लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरी थोड़ी सी राइटिंग पे आप मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे, लेकिन आप लोग प्लीज इसको देखते चलें, मैं बनाऊंगा सही इसको बिल्कुल। थोड़ा सा मैं पहले बना रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज इसको समझते चलें, मैं इतना ही बना के देखता हूँ। पहला नंबर आएगा P1 का, फिर आएगा P2 का, फिर आएगा P3 का, फिर आएगा P4 का, फिर आएगा P5 का। एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, दूसरी साइकिल के लिए P1 तो रेडी है, लेकिन P2 खत्म हो चुका है, इसलिए P3 पे आ जाइए। फिर P4 भी खत्म हो चुका है, P5 पे आ जाइए। अब आप देखेंगे जरा, यहाँ पे तो P1
बचा है जिंदा और P5 बचा है, लेकिन P2 P3 और P4, क्योंकि P3 का भी 2 ही था तो 2 हो चुका कंप्लीट, तो ये आएगा P1 P5। अब बताइए P5 का कितना था, 5 था, तो ये देखिए 1 2 3 तो हो चुका है P5, 4 हो चुका P5 और ये 5। यहां पे आके आप देखेंगे कि नंबर ऑफ P5 कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, कुल मिला के अब यहाँ पे P5 फिनिश हो चुका है कंप्लीटली। और आपके पास P1 कितने थे, P1 टोटल जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, P1 टोटल जो थे वो थे 10, तो P1 1 2 3 4 5, 5 P1 भी हो चुके, तो 1 2 3 4 और 5 बचे हुए 5 यहाँ लिख दिए मैंने। मैं इसको समझाने के लिए आपको क्वांटम साइज लिख रहा हूं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 पे जाके फिनिश होगा। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट फिनिश हो चुका है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि चारों एल्गोरिथम्स का आप गैंट चार्ट लिखिए। आप गैंट चार्ट इन चारों का लिख चुके होंगे अपनी कॉपीज में, अपनी नोट्स में। अब बारी आती है हमें कैलकुलेशन की, और हम एक एक करके इस कैलकुलेशन को फिनिश मारेंगे। जो सबसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो ये पूछा गया है कि आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है हर एक प्रोसेस का। अगर आप FCFS से हो तब कितना है, अगर आप फर्स्ट कम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से हो तब कितना है, और अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव में हो या प्रायोरिटी में हो, आप राउंड रॉबिन में हो, कैसे हो, आपको सारा का सारा लिखना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कोई मेथड कुछ लगा दूं जिससे आपको आसानी हो जाए, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा बेसिकली टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑल द प्रोसेस। मैं सारी की सारी यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा, और मैं एल्गोरिथम के हिसाब से भी चलूंगा कि P1 में कितना, P2 में कितना, P3 में कितना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर एक एक एल्गोरिथम को लिखें तो यहाँ 4 एल्गोरिथम है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद है हमारी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, उसके बाद है हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, और आखिरी में आती है हमारी राउंड रॉबिन। मैं अगर इसको टेबल में लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आपके पास अब बारी आती है प्रोसेस की कि कितनी प्रोसेस है। जितनी प्रोसेस है उसके लिए मैं लिख देता हूँ, तो मेरा ख्याल से मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4 एंड प्रोसेस P5। यहाँ पे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सारे आंसर एक बार में लिख सकता हूँ। आपको अगर ऐसा करना चाहें तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, आप नहीं करना चाहें तो इससे पहले जितने न्यूमेरिकल पढ़ा है आप उनका मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के गैंट चार्ट को देखिए, बाकी सब भूल जाइए। यहाँ पे हम आंसर नंबर 2 निकाल रहे हैं। ये आंसर नंबर 2 बेसिकली क्या है, टर्न अराउंड टाइम। ये आंसर क्या है, ये बेसिकली टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से देखते हैं हम कि P1 ने टर्न अराउंड टाइम कितना लिया। हम सीधा सीधा एक एक गैंट चार्ट उठाते जाएंगे और इस टेबल को भरने की कोशिश करेंगे, हमारे आंसर्स निकलना चालू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में टर्न अराउंड टाइम जो P1 का आया, P1 को 10 मिलीसेकंड लगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सीधा सीधा 10। उसके बाद P2 11 में कंप्लीट हुआ, P3 13 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद P4 जो हुआ वो 14 में कंप्लीट हुआ, और आखिर में P5 जो है वो 19 में कंप्लीट हुआ। सिंपल है, गैंट चार्ट देख रहा हूं तो इजीली लिख सकता हूं। अब बारी आती है किसकी, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में P1 को कितना समय लगा, 19, P2 को 1, P3 को 4, उसके बाद P4 को 2, P4 को कितना लगा 2, P5 को 9। कुल मिला के ये सारे के सारे आप जोड़ लेंगे तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज खैर पूछा नहीं है इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम, लेकिन हम फिर भी इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये मैं आपके समझाने के लिए टेबुलर फॉर्म में लेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि गैंट चार्ट बार बार मिटा लूं ना, बार बार लिखूं ना।
मैं चाहता था कि ये आप पेपर में से चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप फैला के लिखना चाहें उसको, टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज दिस, टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P2 इज दिस, ऐसा करके लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा भी था, शायद WT और TAT करके मैं शॉर्टकट लिखता था। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के अंदर देखें जरा कि कितना टाइम लगा P1 को फिनिश होने में। P1 को बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी को अगर आप देखेंगे तो P1 को 16 लगे, ये P1 है 16 लगे इसको खत्म होने में, P2 को 1 लगा, P3 को 18 लगा, और उसके बाद 19 लगा P4 को, और आखिर में P5 को तो 6 लगा। सिंपल है। अब परेशानी का सबब ये है कि राउंड रॉबिन को देखें जरा। राउंड रॉबिन में क्या है कि राउंड रॉबिन में P1 शुरुआत हुआ और P1 फिनिश। हम यहाँ पे फिनिश लाइन देख रहे हैं इसकी कि फिनिश लाइन क्या थी, क्योंकि 0 से सब स्टार्ट हुआ इसलिए कोई ज्यादा स्टार्टिंग लाइन देखने की जरूरत ही नहीं। फिनिश लाइन देखिए जरा, राउंड रॉबिन में P1 खत्म हुआ 19 में पे, 19 मिली सेकेंड पे खत्म हुआ। वहीं P2 आखिरी कहां था? P2 तो बेसिकली क्या था कि P2 एक बार आया था और एक के बाद मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आया, तो सिर्फ ये 2 पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे P2 में क्या लिखोगे? 2। अब अगला आता है P3। P3 2 बार अपीयर हुआ था, 7 पे जाके फिनिश हो गया था ये, यहाँ पे लिखोगे 7। उसके बाद आप देखिए जरा कि P4 कहां फिनिश हुआ था। P4 को भी एक ही टाइम लगा था, तो सिर्फ चौथे वाले मिली सेकेंड पे ये फिनिश हो गया था, तो ये आएगा 4। उसके बाद आप देखें P5 काफी लंबा चला था, इसने टेबल टेनिस खेला था P1 के साथ 14 तक, तो ये चलेगा 14 तक। तो ये थे टोटल आपके क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका पार्ट 1 जिसके अंदर चारों गैंट चार्ट है, और पार्ट 2 जिसमें आपके चारों टर्न अराउंड टाइम है। खैर इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम नहीं पूछा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप चाहें तो एवरेज अगर निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे टर्म्स को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खैर जितना क्वेश्चन में पूछा जाए, मेरा ऐसा मानना भी है टीचर कि जितना पूछा जाए आप उतना जवाब दो। उससे ज्यादा आप लिखोगे तो कभी कभी नंबर उसके कम भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चेक करने वाले का मूड पे भी डिपेंड करता है। तो खैर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो, और उसका 2 जो था 2 वो, मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। अब हम इसका देखेंगे पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट फिनिश करने के बाद भी आप देखेंगे कि मैंने अभी भी गैंट चार्ट को मिटाया नहीं, गैंट चार्ट को रब नहीं करा। टर्न अराउंड टाइम अभी यहाँ से जा चुका है, लेकिन टर्न अराउंड टाइम का काम भी खत्म हो गया था। लेकिन अब मेरे पास जो अगले 2 टास्क हैं वो हैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना कि सबसे बेहतर एल्गोरिथम कौन सी है। तो मैं यहाँ पे फिर वैसा का वैसे ही एक फ्लो बना के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं लिखूंगा FCFS, उसके बाद लिखूंगा SJF, उसके बाद में लिखूंगा यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, और आखिरी में लिखूंगा यहाँ पे जो लास्ट एल्गोरिथम थी मेरी, राउंड रॉबिन। और अगेन कंपैरिजन करना है मुझे तो टेबलर फॉर्म सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं लेकिन टेबल में आपको समझा रहा हूँ, आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा इसको लिख के आए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपकी कॉपी थोड़ी सी एनरिच दिखे। इसलिए खैर मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपैरेटिव स्टडी करके दिखानी है। आपके पास कॉपी होगी, आपके पास ये बोर्ड का रब करने का सिलसिला नहीं होगा, इसलिए आप इसको वैसे करें। P1, P2, P3, P4 एंड P5, और इधर मैं लिख देता हूं एवरेज वेटिंग टाइम। ये भी इसी टेबल में कैलकुलेट कर देता हूं ताकि ये आसानी से काम हो जाए। मैं यहाँ पे इसको बना देता हूं और आप लोग की सहूलियत के लिए इसका एक एक करके मैं पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे पोर्शन नंबर 3 और 4 दोनों खत्म हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? वेटिंग टाइम। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? वेटिंग टाइम। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं FCFS के गैंट चार्ट से। FCFS के गैंट चार्ट ने P1 को कितना इंतजार कराया? बिल्कुल नहीं कराया। P2 को कितना इंतजार कराया? 10 मिली सेकेंड कराया। P3 को कितना इंतजार कराया? 11 पे कराया। 11 से P3 को टाइम दे दिया था, इसलिए P4 जो है, P4 का नंबर आया 13 से, क्योंकि 13 से काम चालू हुआ P3 का। उसके बाद P4 के बाद P5 का नंबर जो आया वो बेसिकली कितना आया? वो 14 गैंट चार्ट को आप देखेंगे जरा तो 14 जो है P5 का अल्टीमेटली वेटिंग टाइम आया।
आप देख सकते हैं 0, 10, 11, 13 एंड 14। अब जानते हैं मैं एवरेज वेटिंग टाइम में इसको जोड़ के और डिवाइड बाय 5 करूंगा, खैर लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। नेक्स्ट है मेरा जो अगला गैंट चार्ट है वो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का। इसमें मैंने P1 को इंतजार कराया 9 मिली सेकेंड तक, P2 को बिल्कुल इंतजार नहीं कराया, उसके बाद मैंने P3 को 2 तक का इंतजार कराया, P3 को 2 ही तक का इंतजार कराया, P4 को 1 का इंतजार कराया 1 मिली सेकेंड का, और P5 को मैंने यहाँ पे इंतजार कराया 4, तो 90214। ठीक। नेक्स्ट आता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर आपने P1 को जो इंतजार कराया, वो P1 का जो वेटिंग टाइम आया वो आया बेसिकली 6, मतलब 6 के बाद आपने P1 को प्रोसेस दे दी थी। P2 को बिल्कुल नहीं करा पाए इंतजार आप, P3 को 16, तो 6016, उसके बाद 18 किसका, P4 का नंबर 18 पे चालू हुआ था P4, इसलिए वो लास्ट में आता है P5 जो कि 1। आप समझ ही रहे होगे मैं एवरेज वेटिंग टाइम इसका निकालने वाला हूं। चलिए अब बारी आती है राउंड रॉबिन की, जो कि सबसे भयानक दिख रहा है यहाँ पे। तो अब बारी आती है P1 की। P1 को इंतजार कितना करना पड़ा, तो इंतजार P1 को कितना करना पड़ा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंतजार करा उसने कितने का, 4 क्वांटम का, मतलब 111 मिली सेकेंड पे 4 मिली सेकेंड का। ठीक है, फिर प्रोसेस मिली, फिर 2 मिली सेकेंड का, 4 और 2 6, 6 के बाद यहाँ 7, 7 के बाद यहाँ 8, और 8 के बाद यहाँ 9, तो टोटल इसका आया 9 आया इसका। P2 को कितना इंतजार करना पड़ा, P2 ने सिर्फ इतना इंतजार करा, मतलब 1 का इंतजार करा, खत्म, और P2 था भी छोटा सा ही। P3 ने 2 बार प्रोसेस करी अपनी, तो एक बार यहाँ इंतजार करा, यहाँ पे इंतजार करा 2 मिली सेकेंड का, उसके बाद P3 ने यहाँ पे इंतजार करा 3 मिली सेकेंड का, तो 2 और 3 होता है 5, तो 5 मिली सेकेंड का टोटल इंतजार निकला इसका। नेक्स्ट गोज विद P4। P4 जो है उसने शुरुआत में 3 मिली सेकेंड का इंतजार करा है, उसके बाद P4 का नंबर ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे आएगा 39153। अब बारी आती है P5 की। P5 ने कितना इंतजार करा, देखते हैं कितना करा। P5 ने सबसे पहला इंतजार करा यहाँ पे 4 का, 4 के बाद यहाँ पे अगला इंतजार करा उसने 2 का, 4 और 2 6, फिर एक 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, कुल मिला के P5 ने 9 का इंतजार करा है। ये हुआ आपका आंसर नंबर 3, जिसके अंदर आपने सारे वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एवरेज वेटिंग टाइम की, और उसमें यह भी बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो जब 0, 10, 11 और 13 और 14 को जब आप जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 48/5, जिसको हम बोल सकते हैं 9.6। तो इसका FCFS का आंसर आ रहा है 9.6। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जब 902 और 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 16/5, जिसका मतलब होता है 3.2। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ने एक बार फिर से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हरा दिया, और 3.2 इसका आंसर है। ये एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहा हूं, ये क्या निकाल रहा हूं, एवरेज वेटिंग टाइम। नेक्स्ट नंबर आता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, जिसमें आपने 6, 0, 16, 18 और 11, 6, 0, 16, 18 और 1 को जब जोड़ा तो ये आंसर आएगा 41/5, दैट इज इक्वल्स टू 8.2। नॉट बैड, बट 8.2 हमारा इसमें आंसर आया, जो कि इतना खास नहीं है। और उसके बाद आता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में 9 और 9 18 और ये सब जोड़ डाल के जब आप देखेंगे इसको, राउंड रॉबिन तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है, तो ये 27/5, दैट इज इक्वल्स टू 5.4। तो राउंड रॉबिन ने भी अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन उतना अच्छा नहीं करा। सारे आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का, वो सबसे कम आया आपके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन विद क्वांटम टाइम ऑफ 1। तो कुल मिला के शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है वो इस जंग को जीत गया, और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है वो एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है। तो ये एक तरीका था जिसको ऐसे बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करना। लेकिन हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने ये टेबल बनाया ऐसा आप मत बनाना, आप इसको प्रॉपर लिखना जैसे आप लिखते हो कॉपी के अंदर, जैसे टेक्स्ट बुक करती है। मैंने सिर्फ बोर्ड को बचाने के लिए और सारे आंसर सामने के सामने डिस्प्ले रहे, इसलिए इस वीडियो के अंदर इसको ऐसा दिखाया। तो प्लीज आप ऐसा टेबल मत बनाना। ये टेबल बना तो सकते हो, लेकिन ये सही नहीं तरीका नहीं है। सही तरीका वही है जिसमें आप एक एक करके लिखते हैं। थैंक यू सो मच।